तो दोस्तों आज जिन दो खबरों को लेकर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये दोनों ही खबरें आपको आनंदित कर देगी। ये वो दो खबरें हैं जिनमें से एक खबर के लिए तो आप काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे, तो दूसरी खबर भी इतनी छोटी नहीं है और उसका अपना ही एक अलग महत्व है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में चाइना, अमेरिका, भारत, आर्मेनिया और रशिया को लेकर डिस्कशन करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हम लोग शुरुआत यहाँ पर आर्मेनिया से कर दें, जो कि भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक पर्याय बन चुका है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि कुछ सालों पहले की अगर बात की जाए तो वर्ष 2016 से लेकर 18 के बीच में भारत द्वारा 0 की संख्या में आर्मेनिया को वेपन्स दिए जाते थे। हालांकि फिर स्वाति रडार सिस्टम की डील हुई और ये भारत आर्मेनिया के बीच में पहला लेन देन था। इसके बाद सडनली आर्मेनिया युद्ध में फंस जाता है। हालांकि ये स्वाति रडार सिस्टम उस समय तक आर्मेनिया को डिलीवर्ड नहीं हुए, ऑपरेशनल नहीं हुए थे। फिर भी इसको लेकर अनेकों प्रकार की उल्टी सीधी खबरें फैलाने का काम पाकिस्तान की ट्रोल आर्मी और अजरबैजान के द्वारा किया गया कि देखिए, आर्मेनिया द्वारा जो स्वाति रडार सिस्टम लिया गया था किसी काम का नहीं निकला, उसे पहले राउंड में ही मार दिया गया अजरबैजान द्वारा और भारत के वेपन्स फालतू होते हैं। हालांकि छन छन कर बाद में खबरें निकल कर आती रही और ये पता चला कि इस युद्ध में स्वाति रडार सिस्टम ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, क्योंकि डील उस समय केवल हुई थी। लेकिन वर्ष 2020 में जब अजरबैजान के साथ युद्ध खत्म हो जाता है, उसके बाद जब आर्मेनिया अपने रीआर्मामेंट को प्लान करता है तो यहाँ पर एक नाटकीय बदलाव देखने के लिए मिलता है और वो कुछ इस तरह का था कि जहां पर लगभग 100% हथियार वो रशिया से खरीदा करता था, तो अब उसने हथियारों को ज्यादातर भारत से खरीदना शुरू कर दिया। और जो सबसे बड़ी बात है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2024 के बीच में हर एक तरह के हथियार जो कि भारत बनाकर एक्सपोर्ट करता है, उस तरह के लगभग सभी वेपन्स उसने भारत से खरीदे। कहने का मतलब किसी एक ही वेपन के ऊपर ज्यादा जोर नहीं गया और लगभग सभी तरह के मल्टीपल वेपन्स उसके द्वारा खरीदे गए। आज तक भारत द्वारा आर्मेनिया को कुल $600 मिलियन तक के वेपन्स बेचे गए हैं। अब इसी को लेकर सिप्री की जो नई रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसमें यह बताया जा रहा है कि भारत आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर्स में से एक बन चुका है और भारत द्वारा जो हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं वो टोटल सप्लाई में से 43% का शेयर रखते हैं। यानी आर्मेनिया अगर 100 हथियार खरीदता है दुनिया भर से, तो उसमें से 43% हथियार यानी 43 हथियार वो भारत से खरीदता है। तो ये डेफिनेटली अपने आप में गौरव का विषय है कि अपने रीआर्मामेंट प्लान में उसने भारत को सबसे ज्यादा महत्व दिया। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर उसकी स्ट्रैटेजी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक तो उसने रशिया को बाईपास कर दिया क्योंकि रशिया उसके लिए इस समय रिलायबल नहीं रहा है। साथ ही रशिया के साथ जो हथियारों की पास्ट में डील की गई थी उनमें से मैक्सिमम की आपूर्ति तो आज तक नहीं हो पाई। Su-30SM उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। इसके अलावा रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगे हुए हैं, वो खुद अपने मामलों में उलझा हुआ है। आर्मेनिया को क्या ही मदद कर देगा। तो कहीं और का दरवाजा तो खटखटाना था। अगर कहीं और दरवाजा खटखटा लिया होता तो उसमें रशिया नाराज भी हो सकता था, लेकिन भारत एक ऐसा सेफ डोर था उसके लिए जिसको नॉक करने के बाद न केवल आर्मेनिया को मदद मिलेगी बल्कि रशिया भी नाराज नहीं हो सकता। तो बहुत ही ज्यादा सुखद समाचार है। निश्चित तौर पर आपको भी अच्छा लगा होगा। हम यही चाहेंगे कि भारत आर्मेनिया की दोस्ती इसी तरह से प्रगाढ़ होती रहे। वैसे इस दोस्ती को निभाने में भारत ने भी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। आज से 3-4 महीना पहले ही खबर निकल कर आई थी जब अजरबैजान द्वारा भारत से हथियारों की डिमांड की गई और इसके लिए उसने चारा बनाया था इजराइल को। इजराइल के माध्यम से भारत से हथियार मांगे गए थे, लेकिन भारत ने आर्मेनिया को देखते हुए अजरबैजान को एक भी हथियार नहीं दिया। अब अगली खबर की बात की जाए तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह भारत के द्वारा भी चाइना के ऊपर 12% टैरिफ्स लगा दिए गए हैं। जी हाँ, दरअसल आप सभी को याद होगा हम लोगों ने 2 ही दिन पहले डिस्कस किया था कि चाइना और भारत के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें भारत का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, $100 बिलियन के आसपास का हो चुका है। अब इसे कम करने के नाम पर वो भारत को मक्खन तो लगा रहा है चाइना कि देखिए हम भी आपसे सामान खरीदेंगे एंड ये वो। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि ये चाइना का एक तरह से ट्रैप हो सकता है और इस बहाने वो भारत के अंदर कई सारी ऐसी चीजें डंप कर सकता है जो कि भारत में अपने खुद के व्यापारी उपलब्ध कराते हैं। इससे होगा ये कि जो माल चाइना का अमेरिका नहीं जा रहा है, चाइना के अंदर ही पड़ा पड़ा सड़ रहा है, वो भारत में डाल देगा सस्ती दरों पर, जिससे भारत के अपने खुद के व्यापार को कंपटीशन भारत के ही मार्केट में मिलेगा और फायदा चाइना उठाकर लेकर जाएगा। और ये काफी बड़ी चिंता का विषय था भारत के लिए और भारत के व्यापारियों के लिए भी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा अस्थायी तौर
ऊपर 12% की ये टैरिफ लगाई गई है चाइना के ऊपर, जो कि कई सारे उत्पादों के ऊपर होगी, जिसमें से मेन स्टील को बताया जा रहा है। रॉयटर्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इस निर्णय को अप्लाई जल्द कर दिया जाएगा, संभवतः मंडे तक इसे लागू करवा दिया जाएगा। इसके पीछे कारण मैं आपको बता दूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देशों में से नंबर 2 का है। इन्हीं सबको देखते हुए भारत के DGTR यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, इनके द्वारा आग्रह किया गया था कि देखिए परिस्थितियां विकट हो सकती है, इस वजह से जो स्टील का इंपोर्ट हो रहा है भारत के अंदर सस्ते दरों पर, इसे रोकने की आवश्यकता है। और एटलीस्ट स्टील की बात की जाए तो लगभग 200 दिनों के लिए प्रभावी तौर पर 12% का टैरिफ इंपोज किया जाए, इसको लेकर उनकी तरफ से सिफारिश की गई थी। अब इसी के तहत बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन टैरिफ्स को इंपोज कर दिया जाएगा। और यह टैरिफ इंपोज करना बहुत आवश्यक भी था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, जो कि अभी मार्च में खत्म हुआ, इसके शुरुआती 10 महीनों में न केवल चाइना से बल्कि साउथ कोरिया और साथ ही जापान, यहां से भारी मात्रा में स्टील को इंपोर्ट किया गया, वही सस्ती कीमतों के चलते, जिससे भारत के लोकल व्यापारियों को इसका काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और ऐसा बताया जा रहा है कि इन 3 देशों से यानी चाइना, साउथ कोरिया और जापान से हमारी टोटल रिक्वायरमेंट का 78% स्टील मंगवाया गया। तो इन सब को लेकर भारतीय व्यापारियों को नुकसान से बचाने के लिए इन कदमों को उठाया गया था, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें जो भारत के प्रमुख स्टील निर्माता कंपनियां हैं, इन्हें भारी नुकसान हो रहा था और इसकी वजह से लोगों के रोजगार के ऊपर भी काफी इंपैक्ट पड़ रहा था। एग्जांपल के लिए आप JSW स्टील को ले लीजिए, टाटा स्टील है, इसके साथ साथ हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आर्सेनल मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया है। इन सभी ने इस तरह के इंपोर्ट को लेकर चिंताएं जताई थी। तो ट्रम्प के बाद भारत के द्वारा ये 12% के टैरिफ्स चाइना के ऊपर आपको कितना सुखद लगे, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।